अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन फॉर दिस वीक। इस हफ्ते में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हुई हैं। कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, कुछ पाकिस्तान में पॉलिटिकल और रिलीजियस सिनेरियो से रिलेटेड हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन रिलीज़ की है ईसीपी ने जिसके बारे में मैं बात करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, और अगर आप लगातार मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत ही शुक्रिया इस बात का, क्योंकि अगेन यही मेरी मोटिवेशन है। Um, आज का प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट होगा बिकॉज इसमें मैं सीक्वेंस अपना चेंज करूंगा। अमूमन मैं जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं वो सबसे आखिर में बात करता हूं, लेकिन ये जो टॉपिक है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा लेट्स गेट कंट्रोवर्शियल से। फिर मैं बात करूंगा एक डिफरेंट जाविये, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव की, और आखिर में बात करेंगे लेट्स गेट पॉलिटिकल की। सो अपना प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पर्सपेक्टिव है लेट्स गेट कंट्रोवर्शियल। चलो थोड़ा मुतनाज़ा हो जाए। आप सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली सारे तहरीक लब्बैक के शोर शराबे और ड्रामेबाजी के बाद इवेंचुअली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और मैं ख़ास तौर पे ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत नहीं, पाकिस्तान की ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट ने अपने घुटने उनके सामने टेक दिए हैं। और वो सारी धमकियाँ, धूस-धमकियाँ कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बैन कर देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको पकड़ लेंगे, वो सब धड़म करके नीचे आ गई और उनके घुटनों पे जाके बैठ गए और उनसे कहा कि भाई, अल्लाह के वास्ते सड़क छोड़ के एक कोने में बैठ जाओ, और तुम्हारी जितनी फ़रमाइशें हैं, तुम्हारी जितनी ख्वाहिशात हैं, हम वो पूरी कर देंगे। उसके अलावा भी अगर कोई ख्वाहिश हो, तो पूरी कर देना। अब मैं इसकी तफ़सील में नहीं जाऊँगा, जैसे मैं अमूमन चीज़ों की तफ़सील में नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है आप भी एक वीक से जो लोग पाकिस्तान की न्यूज़ फ़ॉलो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन इसमें जो मैं कंट्रोवर्शियल बात करना चाहता हूँ, और जो मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कब ये सबक सीखेगी कि वो इस तरह की पपेट ऑर्गेनाइज़ेशंस को, पपेट तंज़ीमों को पहले अपने हाथों से खड़ा करती है, फिर उनको ताकत देती है ताकि जो भी गवर्नमेंट्स हों उनको डिस्टेबलाइज़ करे, और फिर इवेंचुअली वो तंज़ीमें इनके हाथ से निकल जाती हैं, और निकल के ये इनके सर पे चढ़ के नाचने लगती हैं। और जब ये तमाशा होता है तो बिलाखिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट उनके सामने घुटने टेक देती है, और पै दर पै हमारे 70-75 साल की हिस्ट्री में यही काम हर थोड़े अरसे बाद, हर 2-3 डेकेड के बाद दोहराए जाते हैं, और हम इससे कोई सबक ही नहीं सीखते। ये तजुर्बा जो हम अभी देख रहे हैं, ये तजुर्बा भी नवाज शरीफ के आखिरी दौर में शुरू किया गया। अब आप समझ सकते हैं किसने ये तजुर्बा शुरू किया, किस नाम पे ये तजुर्बा शुरू किया गया, और अब ये तजुर्बा हलक की हड्डी बन गया है, फंस गया है हमारे दिमागों में, और हम सोच रहे हैं पाकिस्तान तो हम समझ रहे थे आगे जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान आगे जाने के बजाय बहुत बहुत पीछे जा रहा है। और मैं डेयर करूंगा इस बात को कहने में, ऑल्दो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं इमरान खान का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, और हमेशा से उसको सपोर्ट करता आया हूं, लेकिन पै दर पै कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि मैं भी ये कहने पे मजबूर हूं कि क्या बदला है? कुछ भी नहीं बदल रहा। पाकिस्तान में हकीकतन कुछ भी नहीं बदल रहा है। वो जो चेंज जिसकी हम बात कर रहे थे वो नहीं हो रही है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं मेक करना चाहता हूं वो ये कि बहुत सारे आप मीडिया पे भी देख रहे हैं लोगों को, और दूसरी जगहों पे भी देख रहे हैं, वो बात करते हैं गवर्नमेंट ने डील कर ली, गवर्नमेंट ने डील कर ली। पहली बात तो ये फिक्स कर लें कि गवर्नमेंट ने डील नहीं की है। गवर्नमेंट तो इसमें सिर्फ एक कंपोनेंट है, छोटा सा, जो कोई मायने ही नहीं रखता। बेसिकली पाकिस्तान की पूरी एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो फौज हो जो बहुत बड़ा मेजर चंक है, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, और भी जितने इंस्टीट्यूशन हैं, सब के सब अपने घुटने टेक के इनके सामने बैठ गए हैं। अब अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो ऐसा मेरी नॉलेज में तो 2 से 3 दफा के ऐसे बड़े मेजर इंसिडेंट है। पहला मैं शुरू करूंगा जब एमक्यूएम बनाई गई पाकिस्तान में, वो भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट की, पीपल्स पार्टी है बेनजीर भुट्टो को कंट्रोल करने के लिए। उनको सपोर्ट किया गया, उनकी करतूतों, उनकी हरकतों के सामने अपनी आंखों पे, अपने कानों में पट्टी बांध ली गई, कुछ सुना नहीं गया, कुछ देखा नहीं गया, और 30 से 35 साल उन्होंने कराची को, जो पाकिस्तान की रोशनियों का शहर है, उसको तबाह और बर्बाद करके बिल्कुल खत्म कर दिया। और 30 साल बाद जबकि ये अपॉर्चुनिटी आई और किसी की हिम्मत थोड़ी सी पड़ी कि वो कुछ करे, तब भी उन्होंने ये नहीं किया कि वो तंजीम और उसके सारे लोग जो लोगों के कत्ल गारत में मुलव्विस थे, जो हुक्म दे रहे थे,
उन सबको एक साइड पे लगाते और ऑलमोस्ट वाइप आउट कर देते। ये नहीं किया, सिर्फ ये किया कि एक फिगर हेड चेंज करके बाकी सारी तंजीम के साथ डील कर ली और उनको फिर सरवाइव करने का मौका दिया, क्योंकि हु नोस 30 साल पहले की तरह वो फिर दोबारा किसी मौके पर फिर दोबारा काम आ जाए। इससे भी बड़ी मिसाल जो मैं आपको दे सकता हूं, वो मिसाल है नवाज शरीफ की। पंजाब में पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए, उसको मिटाने के लिए, ये गोद से पाल के एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया हमारी स्टैब्लिशमेंट ने। चीफ मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, यहां तक कि 3 बार का प्राइम मिनिस्टर बना दिया उसको। और इसको भी आप बात को छोड़ दें, चलें ये सारी कहानियां भी हम छोड़ देते हैं। यहां तक किया कि जब वो कन्विक्ट हो गया, तब भी उसको सपोर्ट करके, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके या उल्लू का पट्टा बना के उसको बैरिया बिस्तर लपेट के उसको बाहर ले गए। क्या फायदा हुआ इस सारे तमाशे का? बाहर जाके भी वो एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज ही करता रहा, पाकिस्तान को बदनाम ही कर रहा है और हर वो मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता है, जहां वो सिर्फ या अपना इक्तदार लेना चाहता है या पाकिस्तान को नीचे झुकाना चाहता है। और पूरे के पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी, सब के सब उसके सामने सर निगूं हैं और सर झुका के बैठे हैं। एक आम आदमी अगर चोरी करे तो वो जेल की एक कोठरी से दूसरी कोठरी में नहीं जा सकता। यहाँ पे बाप, बेटी, भाई, भतीजे, भांजियां सब बाहर हैं, सब कन्विक्टेड हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। और अब ये तीसरा तजुर्बा जो है वो इन लोगों के साथ है, तहरीक लब्बैक के साथ। सो कब हम इन हरकतों को करना बंद करेंगे? ये मेरा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। खड़ा कर दिया आपने एक मॉन्स्टर, लेकर आ गए आप इस मॉन्स्टर को, लेकिन आप कब इस तमाशे को बंद करेंगे? या फिर 100 साल के बाद हम दोबारा देखेंगे कि ये चीजें दोबारा होंगी? और मेरी प्रिडिक्शन पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए ये है कि आई डोंट थिंक सो कि ये गेम अभी एंड हुआ है। जिन लोगों के सामने अगर पूरी मुल्क की स्टैब्लिशमेंट अपना सर झुका के बैठ जाए, आप समझते हैं कि वो एक कोने में जाके बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही हो कि अगर इनको हम पॉलिटिकल धारे में ले आते हैं और फिर लोग इनको शायद वोट ना दें और ये ना करें, वो ना करें। आई थिंक वो खाम ख्याली में रह रहे हैं। सबसे पहले मेरी जो प्रिडिक्शन है वो ये कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर, अगले 6 महीने के अंदर अंदर तहरीक लब्बैक दोबारा सड़कों पर होगी, दोबारा हमारे पुलिस वालों को कत्ल कर रही होगी, आम आदमियों को मार रही होगी, तोड़ फोड़ कर रही होगी, हमारे इमोशंस के साथ खेल रही होगी। और उस वक्त भी यही गवर्नमेंट होगी, अगर होगी तो ये हमें ड्रामे दिखा रहे होंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे ये लोग, क्योंकि इन्होंने अभी कुछ नहीं किया है। दूसरी बात ये कि यही लोग, तहरीक लब्बैक वाले लोग, कौन गारंटी दे सकता है कि इन्हीं को यूज नहीं किया जाएगा इसी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने में? आपकी ऑपोजिशन पार्टीज बाहर निकल रही हैं, सारे खोटे सिक्के हैं, सारे चोर हैं, और उनको कौन लीड कर रहा है? सबसे बड़ा मुनाफिक फजलुर रहमान। लेकिन ये क्या गारंटी है कि ये जो तमाशबीन जो सड़कों से अभी उठ के गए हैं, ये उन लोगों में मिलकर दोबारा इसी तरह का उधम नहीं मचाएंगे? ये कौन गारंटी करेगा? और तीसरी बात ये कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि आपकी स्टैब्लिशमेंट इसी गवर्नमेंट को गिराने के लिए इन्हीं लोगों से सेक्रीफाइस मांगे? कुछ अपने 10-15 बंदे मरवा दो, कुछ और काम कर दो, ताकि हमें एक्सक्यूज मिल जाए इस गवर्नमेंट को हम गिरा दें। सो वो सारे लोग जो लॉजिक ढूंढ रहे हैं कि इन लोगों के साथ हमने पीसफुली डील कर लिया है, आई एम सॉरी, मेरे ख्याल में हमने अपनी फ्यूचर जेनरेशंस को का जो फ्यूचर है वो कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। हमने बेड़ा गर्क कर दिया उस फ्यूचर को, जहां पे हम थोड़े से मॉडरेट हो सकते थे, जहां हम असल दीन को समझ सकते थे, जहां हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन पे अमल कर सकते थे। हमने जो मैसेज दिया है आने वाली जनरेशंस को वो ये कि जो ताकतवर है इस मुल्क में वो कुछ भी कर सकता है, चाहे 14 पुलिस वालों को मार दे, चाहे कुछ भी कर ले, वो आराम से सब कुछ करके निकल सकता है। अगर आपको पाकिस्तान में कुछ करवाना है तो अपने इर्द गिर्द 5-10 हजार लोग चाहिए, वो लोग जो मार धाड़ करने को तैयार हो। और बेहतर है अगर वो पंजाबी जबान भी बोलते हो, क्योंकि वो तो अनटचेबल है, उनको तो आप छू नहीं सकते, तो पंजाबी हैं तो उनको तो आप कुछ कहेंगे नहीं। तो बस ये फॉर्मूला आप अपनाएं और कुछ भी करते चले जाएं। हाँ, दूसरी कौमें जरा ख्याल रखें, उनको भी छूट मिलती है, ऐसा नहीं है, एमक्यूएम के हिस्से में उन छूट आई है और भी जगहों पर आई है, लेकिन इवेंचुअली उनके साथ सख्ती हो सकती है। यहां पे जरा मुश्किल काम है और यही वो कंट्रोवर्शियल मेरा पॉइंट है।
कब बदलेगा पाकिस्तान? और मिस्टर इमरान खान साहब, लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने आपसे कहा था, मैं दोबारा आपसे कहूँगा, प्लीज़ इस सिचुएशन को हैंडल कीजिए। जो भी आपको इस मशवरे दे रहा है, जो भी आप सोच समझ के कर रहे हैं या आप अपने हिसाब से कर रहे हैं कि कत्ल-ओ-गारत नहीं हो रहा, दैट्स गुड। लेकिन अगर इन मुजरिमों को, इन टेररिस्ट को सज़ा नहीं दी गई और जो नज़र आ रहा है कि अब आप साद रिज़वी को जो है आप रिहा करने वाले हैं, तो फिर फ्यूचर जनरेशंस को कौन बचाएगा इस जहालत की तरफ जाने से? या तो आप लेक्चर देना बंद कर दें या कुछ अमल करके दिखाएं। ये था मेरा कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू इस करंट सिचुएशन के बारे में। आप इस बारे में क्या समझते हैं? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? प्लीज मुझे कमेंट्स में नीचे लिख के भेजें, मुझसे शेयर करें ताकि मैं भी अपने इल्म में कुछ इजाफा करूं, अपने पर्सपेक्टिव में कुछ ब्रॉडन करूं। लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है वो सिर्फ एक अफसोस का मकाम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप लोग आई एम श्योर मेरी तरह बड़े ही शौक से T20 वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन हो रही है और पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उभर कर आई है वो आई है अफगानिस्तान की टीम का बिहेवियर। क्रिकेट कैसी खेलते हैं, कितनी शानदार टीम है, कितने मुश्किल और मसाइब से गुजर कर आई है, मैं सारी जो बकबक है इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। मुझे जो चीज नजर आई है वो ये कि अगर आप उनके रवैये देखें, उनके हुलिये देखें, उनके इमोशंस देखें, तो वो जब पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं और जब वो पाकिस्तान के साथ कंपीट कर रहे हैं, ये वो मुल्क है जो उनके 4 मिलियन से ज्यादा रेफ्यूजीज को अपने घर में रखे हुए है, पता नहीं पिछले कितने 50 साल से। आधे से ज्यादा, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली 90% ये जो क्रिकेटर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे ही ग्राउंड्स में खेल के, हमारे ही रोटी खा के आगे बढ़ के अब हमें आंखें दिखा रहे हैं और हमारे क्रिकेटर्स के साथ खेल के सीख के क्रिकेट को अब ये हमारे ही खिलाफ ऐसे मैदान में उतर रहे हैं कि जैसे हम कोई कुफ्फार हैं, हम कोई इनकी सबसे बड़ी एनिमी है और ये हमसे जीतने आए हैं जैसे ये कोई जिहाद करने आए। लेकिन इसके बरक्स जब ये इंडिया के खिलाफ खेलने जाते हैं तो ऐसे उतरते हैं कि जैसे बिछे हुए हैं जमीन के ऊपर, ऐसे कि आपके मैं कदम चूम लूं। कोहली साहब पैर दिखाइए, मैं चूम लूं, आपके गले लग जाऊं, आप पैर अपने धो के दे दें, मैं वो पी लूं आपके। ये वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जिसने एटलीस्ट मेरा ओपिनियन और मेरा पर्सपेक्टिव ओवरऑल अफगान नेशन के बारे में चेंज कर दिया है। वो क्या चेंज किया, मैं इस चीज को सोच रहा था, मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ये चीजें भूल जाएं और फिर मुझे या हमने मिस कर दी हो। और फिर मुझे ख्याल आया कि अगर आप पिछले 30 साल इनको देखें, 20 साल अगर आप देखें, तो इनकी लीडरशिप कौन थी? कारजाई, जिसने पैसे लिए अमेरिका से और अपनी पूरी कौम बेच दी, खूब पैसा बनाया, करप्शन की, उन्हीं के जहाजों पे उतर के उनके साथ हुक्मरानी की और उनके साथ निकल के चला गया। गनी, उसने क्या किया? बड़ा लीडर है ना, नेशनल लीडर है, उसने क्या किया? सूटकेसेस में पैसे भर के निकल गया, आगे चला गया। जो अपना पैसा बनाया, अपने लोगों को खिलाया, अपने बाल बच्चों को दिया और बोरिया बिस्तर लपेट के यूएई में असाइलम ले लिया। यूएस भी नहीं गया क्योंकि हो सकता है वो पूछ लें कि भाई हमारे पैसे कहां हैं, वहां भी नहीं गया। तो जब इतने बड़े बड़े लीडर इस तरह के हों तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोहम्मद नबी जो इनका कैप्टन है वो क्या डिफरेंट होगा? उसने भी सोचा कि यार ये सब पैसे बना रहे हैं, मैं क्यों ना पैसे बनाऊं? इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्या है कि मैं कुछ थोड़े पैसे, हूं नोस कि किसने उसको वो पैसे दिए थे लगा के वो टीम को लेकर आ गया। लेकिन उसने कहा अपॉर्चुनिटी आएगी, बिल्कुल आएगी कि जब मैं अपना पैसा डबल से ट्रिपल, ट्रिपल से 4-5 मरतबा कर दूंगा। और वो अपॉर्चुनिटी आई, उसको अल्लाह ने दी कि जब इंडिया हार गया तो उसने कहा हाँ भाई अब बताओ, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट देते हो मुझे, कितने पैसे दोगे? मैंने तो इतना लगाया, इससे डबल करोगे, ट्रिपल करोगे, हम खेलेंगे, हम छोड़ेंगे कैच, हमसे बैटिंग ही नहीं होगी, पर हमें आगे का चलता फिरता कुछ सामान मिलना चाहिए। सो हमें ये पर्सपेक्टिव भूलना नहीं चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं देखता हूं अपने आसपास पाकिस्तानियों को और मैं बचपन से देखता आ रहा हूं कि हम इन लोगों के लिए इतनी चीजें कर रहे हैं, इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं, मुसलमान भाई हैं हमारे, मुसलमान भाई हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा खुदा के वास्ते, अब ये टोपी अपनी आंखों से और अपने सर से उतार दीजिए। कम से कम अगवानियों के लिए जरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखिए। कोई भाईशाई नहीं है ये हमारे कोई ब्रदर्स नहीं है। ये एक जो इनको खरीद सकता है उसके सामने बिक जाने वाली कौम है और उसके सामने
बिछ जाने वाली कौम है। ये हमें टोपिया ड्रामे कराए हुए हैं कि इनको किसी ने आज तक कॉन्कर नहीं किया, ये नहीं किया, जबकि आप हिस्ट्री देखें तो वो उसके बिल्कुल बरक्स है। ये एक दूसरे से ही लड़ के मार मूर के वो करते रहते हैं, और जो इनका हाथ थामता है, इनकी मदद करता है, उसी को बैक स्टैप करते हैं। सो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट होगी और पाकिस्तानियों से भी रिक्वेस्ट होगी कि फॉर गॉड सेक, ये जो 4 मिलियन आपने अफगानी अपने पास रखे हैं 50 साल से, अब वक्त है कि इनको वापस कर दें। और प्यार मोहब्बत से नहीं कर सकते तो जबरदस्ती कर दें। इन सब के शनाख्ती कार्ड चेक करें, और वो सारे लोग जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट पे इंटरनेशनल ट्रैवल करके कहीं गए हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके नाम पब्लिक करें। बताएं कि भाई ये तो पाकिस्तानी सिटीजन है, अफगान क्रिकेट टीम में खेल रहा है, इसको नहीं खेलना चाहिए। इनके साथ क्रिकेट और स्पोर्ट्स और दूसरी चीजें बंद कर दें, जाने दें इनको इंडिया। मैं चाहता हूं कि ये अफगानी, वो जो 4-5 मिलियन है वो, और ये क्रिकेट टीम इंडिया में जाके रहे, वहां पे रुके, ताकि चलते फिरते लोग इनसे बोले हाँ भाई जय श्री राम बोल, वरना लगाता हूं डंडा। है, झुक जाए इधर, मस्जिद अपनी हवाले कर दे मुझे, फिर लगाऊंगा डंडा। और मुझे इसमें कोई वो भी नहीं है कि ये उसके लिए भी राजी हो जाएंगे, क्योंकि दिस इज व्हाट देयर नेशनल क्वालिटी इज। आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट दैट्स हु दे आर। सो अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए इन लोगों के बारे में, और अपनी कौम का ओपिनियन भी इनके बारे में चेंज कीजिए। अब बहुत हो गई कि पाकिस्तान ने अफगानियों के लिए बहुत कर लिया। देयर शुड बी अ फुल स्टॉप नाउ, एंड दैट्स अबाउट इट। दे हैव शोन देयर ट्रू कलर्स। समटाइम्स आपको अपने आप को पीछे हटा के सामने वाले से उसी जबान में बात करनी चाहिए जो वो समझता है। ये लोग यही बात समझते हैं। ये समझते हैं कि जब आप इनको जूते की नोक के नीचे रखें, दबा के रखें, तो ये चलेंगे। और अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो आप इंडिया से सीखें। इंडिया ने इनके साथ यही किया है, हमें भी यही करने की जरूरत है। और ये है मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं? क्या आपके एहसासात और इमोशंस मजरू हुए कि मैंने तो, हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, जो भी है आप शेयर करें मेरे साथ। आप कह सकते हैं कि सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन वो टीम ह्यूज रिफ्लेक्शन है उन सारे लोगों की। तो इंटरेस्टिंग हूं मैं सुनने में कि आप क्या इस बारे में समझते हैं, और अपनी कमेंट शेयर करें। इस सेक्शन को खत्म करने से पहले मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल में जीते, फाइनल में भी जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो मेरी ये दुआ जरूर है कि इंडिया इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, ताकि उनको पता चले कि सिर्फ पैसे के बलबूते पे और मैचेस जीत के वो आगे नहीं जा सकते। दैट शुड बी अ गुड न्यूज फॉर मी। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। मेरा लास्ट पार्ट है लेट्स गेट पॉलिटिकल। चलो सियासी हो जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नए फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलीज किए हैं फॉर 2023 इलेक्शन के लिए, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने अपना पूरा स्टैट्स दिया है कि कितने लोग जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन में पॉसिबल आएंगे ना। माइंड यू ये ईसीपी के फिगर्स हैं। अभी जो है वो सेंसस पाकिस्तान में होना है, दोबारा नया सेंसस, उसकी वजह से वोटिंग नंबर्स और बढ़ जाएंगे। लेकिन जो ईसीपी ने जो फिगर्स दिए हैं उसके हिसाब से अराउंड 2023 के इलेक्शन में 46% लोग जो हैं वो यंग वोटर्स में क्लासिफाई होंगे, यानी उनकी एज 18 से 35 के दरमियान होगी। अगर आप इन वोटर्स को देखें तो अराउंड 2018 के इलेक्शन में ये वोटर्स जो थे ये 46 मिलियन थे, जो 18 से 35। लेकिन इन 2023 के इलेक्शन में ये 46 से ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 56 मिलियन वोटर्स हो जाएंगे। सो ऑलमोस्ट 10 मिलियन वोटर्स का इसमें इजाफा हो रहा है। इसके अलावा अगर आप इसको डिवाइड करके देखें कि अगर आप 18 टू 25 और 26 टू 32 में देखें तो 18 टू 25 में अप्रोक्सीमेटली 24 मिलियन लोग आते हैं, और 26 से 35 में तकरीबन 32 मिलियन यंग वोटर्स 2023 के इलेक्शन में आएंगे। अगर आप इसको मेल और फीमेल के पर्सपेक्टिव में देखें तो अराउंड 32 मिलियन मेल यंग वोटर्स जो हैं वो वोट कर सकेंगे 2023 में, जबकि 24 मिलियन फीमेल वोटर्स हैं। अगर आप इसको पर्सपेक्टिव में देखें प्रोविंसेस के, तो आपको नजर आएगा कि अराउंड 31 मिलियन यंग वोटर्स पंजाब में होंगे, 12 मिलियन वोटर्स जो हैं वो सिंध में होंगे, 10 मिलियन यंग वोटर्स जो हैं वो केपीके में होंगे, और 2 मिलियन के करीब बलूचिस्तान में होंगे। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान एक सर्टन फेज से गुजर रहा है। पीटीआई की गवर्नमेंट अपने पहले 3 साल पूरे कर चुकी है और अपने लास्ट 2 इयर्स में आ गई है।
1 साल की और बात है और फुल फ्लेज इलेक्शन मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। ऑपोजिशन पार्टीज जो सड़कों पे निकली हुई हैं वो प्राइस और महंगाई और इन चीजों को लेके उसको एजेंडा में कन्वर्ट करना चाह रही हैं 1 साल के लिए, ताकि फिर उस मोमेंटम को वो बिल्ड कर सकें। लेकिन इन सारे सिनेरियोज के अंदर जो चीज बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये कि अगर ऑलमोस्ट 46%, ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा वोटर आपका यंग वोटर है, 18 से 25 और 26 से 35 के अंदर, तो उनको कौन से इश्यूज मैटर करेंगे? अगर आप बात करते हैं कि 26 से 35 साल वालों की, तो हो सकता है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट एक फैक्टर हो, क्योंकि वो अपनी एजुकेशन पूरी कर चुके हैं और इन 3 सालों में या आने वाले अगले 2 सालों में उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे बनती हैं? क्या उनको बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटीज हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू आप फ्रीलांसर या दूसरी सर्विसेज के थ्रू आप कुछ इनकम बना सकते हैं, आपके पास ये सोर्सेज आ रही हैं, आप कर सकते हैं कि नहीं? वो ये देखेंगे। वो ओवरऑल एनवायरनमेंट को देखेंगे कि एनवायरनमेंट कैसी रही इस मुल्क के अंदर। क्या हम तफरीह कर सकते हैं? क्या हमारे पास आगे बढ़ने के चांसेस हैं? क्या हम अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं? ये सारे फैक्टर उनको मैटर करेंगे। और अगर आप 18 से 25 में आते हैं, तो आप एजुकेशन को भी देखेंगे कि हमारी एजुकेशन कहाँ जा रही है। टेक्नोलॉजी को आप देखेंगे, आए दिन आज ये चीज़ बंद हो रही है, वो चीज़ बंद हो रही है, ये इश्यू हो रहा है, वो इश्यू हो रहा है, आप उसको देखेंगे। आप देखेंगे एंटरटेनमेंट क्या है, मैं यंग हूँ, मुझे कुछ तफरीह चाहिए, वो मुझे क्या तफरीह मिल रही है। आगे के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं मेरे पास आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, मुझे जॉब्स मिलेंगी, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, लोगों के पास अपने एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज़ हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या इस यंग जनरेशन को नेक्स्ट 2023 के इलेक्शन में करप्शन के इश्यूज भी मैटर करेंगे? क्या 26 से 35 वाले ये कहेंगे कि हाँ, ये जो 3 फैमिलीज हैं इन्होंने पैसा खा लिया, ये जो चोर, ये जो डीजल है, ये मैटर करेगा उसको? या वो कहेंगे कि नहीं, हु केयर्स, आई डोंट केयर, आप हमें अपॉर्चुनिटीज दें? क्या ये फैक्टर 18 से 26 साल वालों को मैटर करेगा कि नहीं करेगा? 2018 के इलेक्शन में जो पार्टिसिपेशन रही फैफन के हिसाब से, वो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 51% लोगों की थी। जो एलिजिबल वोटर्स थे, 51% वोटर्स आए थे। अब आप सोचें, अगर टोटल नंबर में से 51% वोटर्स वोट करने 2018 में आए थे और इस दफा आपके पास जो टोटल वोटर्स हैं उसमें से 46% यंग है, तो गवर्नमेंट को या ऑपोजिशन पार्टीज को ऐसे कैसे इश्यूज पे बात करने की जरूरत है, किन टॉपिक्स को उठाने की जरूरत है कि वो इस इतनी बड़ी लॉट को इंगेज कर सकें और उनको पोलिंग स्टेशन तक ला सकें? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे यंग लोग जो पुरानी हिस्ट्री ना जानते हों लेकिन वो करंट सिचुएशन को जानते होंगे, और एक सर्टेन फैक्टर पुरानी हिस्ट्री भी जानता होगा लेकिन उसने ये करंट टेन्योर भी देखा होगा। तो पीटीआई की गवर्नमेंट जो अब यहां बैठी है, इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा था ऑलमोस्ट 31 मिलियन पंजाब में लोग हैं, पंजाब उनका टफ ग्राउंड है। यूथ के लिए ये क्या कर सकते हैं उस अगले 2 साल के अंदर कि वो यूथ टर्न अप करे और वोट करे? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी एक वो पर्सपेक्टिव है जो मेक श्योर करेगा रिगिंग ना हो, लेकिन वो इस यूथ को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो उनको वैलिडिटी देगा और वो कहेंगे हाँ, ये ट्रस्टेड इलेक्शन है? क्या वो भी एक फैक्टर बनेगा? ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में लोग इलेक्शंस को नए पर्सपेक्टिव से और नई चीजों से देखें। तो ये सारी चीजें जो हैं ये देखने की हैं, सोचने की हैं। मैं चाहता हूं आप भी शेयर करें मुझसे कि आपको क्या लगता है, ये जो ऑलमोस्ट 46%, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वोटर्स हैं, आपको क्या लगता है कि इनका स्विंग कहां जाएगा? अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए मैं ये भी चाहता हूं कि अगर आप इस एज कैटेगरी में आते हैं 18 से 35 में, एंड इफ यू वांट टू शेयर विद मी योर ओपिनियन अबाउट करंट सिचुएशन, द करंट गवर्नमेंट, द पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस, और यहाँ जो अपोजिशन है, तो प्लीज सेंड मी ए मैसेज, ताकि मैं आपके साथ कोई टाइम बुक कर सकूं। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर मेरे पास 2 3 4 ऐसे लोग आ गए, तो नेक्स्ट वीक का प्रोग्राम मैं यूथ के बारे में करूंगा कि वो क्या देख रही है और क्या सोच रही है। सो अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो पाकिस्तान में हैं और इस एज कैटेगरी में हैं, एंड दे विल बी इंटरेस्टेड कि वो मुझसे बात करें और अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें, तो आप मुझे मैसेजेस में लिख के भेजें कि मैं इनसे कांटेक्ट करूं, या उनको टैग करें कि वो मुझसे कांटेक्ट करें। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। 2 साल हैं, पर 2 साल बहुत लंबा अरसा नहीं होता पॉलिटिक्स में। हु नोस कि ये पूरी कश्ती किस तरफ जाएगी। और मैं इसमें इंटरेस्टेड क्यों हूं?
इसलिए कि इट्स नॉट अबाउट पीटीआई और पीएमएलएन, इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान. I want Pakistan to progress and go further. I want it to have opportunities. और इसलिए इस नए पर्सपेक्टिव को मैं पॉलिटिकल कर रहा हूं. सो अपना ओपिनियन मुझसे शेयर कीजिए. ये भी शेयर कीजिए कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम में आपसे शेयर करूं. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरे प्रोग्राम में बैठे रहने का, देखते रहने का, कमेंट्स करने का, शेयर्स करने का. और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें. अगर आपके आसपास लोग हैं जिनको आपको लगता है कि वो इस बात से रेजोनेट करेंगे, उनको इंटरेस्ट होगा, तो उनको भी रेफर करें, टैग करें कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट इतवार से वो मुझे ज्वाइन कर सकें. सो अगले हफ्ते के लिए तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, महफूज रहिए. तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज.